तो इंडियन इंस्टीट्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ और चुनिंदा इंस्टीट्यूट देख लेते हैं, जैसे नेशनल गंगा काउंसिल है। अब नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो यहाँ है नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ खास इसमें कुछ पॉइंट भी नहीं है जो आपको याद करने जैसा कुछ है। मेन पॉइंट इसके अंदर ये है कि एक इसका जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है? नेशनल गंगा काउंसिल पे। दूसरा पॉइंट कि ये फॉर्म की गई थी अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तीसरा पॉइंट, इसको जो इम्प्लीमेंट करने का काम है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पास, एनएमसीजी। तो अब हम थोड़ा सा इसको दूसरी तरह से पढ़ते हैं। देखो ये न्यूज़ आई थी, उसी से जुड़ा हुआ है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे मिशन। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, दोनों को मिला के तो चीज़ें हमारी अच्छी से कवर हो जाएंगी। करंट अफेयर न्यूज़ है। न्यूज़ क्यों थे मतलब ये जो पर्टिकुलर नमामि गंगा मिशन है, ये न्यूज़ में क्यों था? उसका रीज़न है कि वर्ल्ड बैंक ने 5 साल का लोन अप्रूव किया था सेकंड फेज के लिए, जिसका टोटल अमाउंट है लगभग 3000 करोड़, ठीक है? वही गंगा के अंदर जो पोल्यूशन को दूर करने के लिए। तो 2 पॉइंट तो यहाँ से मिलता है कि किसने लोन दिया, वर्ल्ड बैंक ने। कितना लोन दिया? 3000 करोड़ का। और क्यों दिया? टू हेल्प स्टेम पोल्यूशन इन द गंगा रिवर बेसिन। एक पॉइंट आ गया। दूसरा, टोटल अभी तक 313 प्रोजेक्ट इस अभी तक जो है सक्सेसफुली फंडिंग हो चुकी है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और 25,000 करोड़ का समथिंग पैसा मिल भी चुका है। बट खैर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने इसमें कुछ लिखा भी नहीं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा सेकंड फेज। तो अगर सेकंड फेज में, तो फर्स्ट फेज जो हुआ था उसके अंदर गंगा के अंदर 4535 4535 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, और उसका भी सेम ही प्रोसेस था, पोल्यूशन के रिगार्डिंग ही था। सेकंड फेज जो है, अभी सेकंड फेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो अभी करंटली रिसेंटली जो नमामि गंगे प्रोग्राम जिसके अंदर चल रहा है। एक तो हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट, बेसिकली हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। दूसरा है क्लीन प्रोजेक्ट गंगा को, और दूसरा है डीबीओटी। डीबीओटी मतलब होता है डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट। अब इनमें हमें क्या याद रखना? देखो वैसे तो इसमें कुछ खास ऐसा पॉइंट है नहीं जो आ सकता है। मेन जो आ सकता है ये कि हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट, हाईवे बन रहे हैं, बेसिकली हाईवे जो बन रहे हैं गंगा के प्रोजेक्ट के अंदर, वो रिगार्डिंग है कहाँ कहाँ पर है? आगरा, मेरठ और सहारनपुर। और सिमिलरली डीबीओटी जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है? ये बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय। डीबीओटी मतलब है डिजाइन करो, बिल्ड करो, ऑपरेट करो, बाद में ट्रांसफर कर दो, ठीक, कंपनी को, डिफरेंट कंपनी को अलॉट कर दिया जाता है। तो इस तरह से 2 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, तो ये लोकेशन और ये वाली लोकेशन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन गया तो। अदरवाइज इसमें कुछ खास क्वेश्चन बनेगा नहीं। गंगा का जो रिवर बेसिन है टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरता है। कौन कौन सी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा पोल्यूशन गंगा को उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है, जहाँ मेनली कानपुर और ये आगरा वाले जो कानपुर वाला जो इलाका है, वहां में जो फैक्ट्रियां, अब सारा का सारा पानी का गंगा के अंदर छोड़ देते हैं। तो 5 स्टेट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, जहाँ गंगा रिवर बेसिन जहाँ से फ्लो होती है, और पोल्यूशन भी यहीं से सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा एक और है नमामि गंगे प्रोग्राम, जिसके बारे में बात करते हैं। इस प्रोग्राम से देख लेते हैं क्या है। ये प्रोग्राम यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। 2 मकसद है इसके। एक तो है पॉल्यूशन को दूर करना, और एक है रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा, मतलब गंगा को वापस से पहले की तरफ रिजुविनेट करना, ठीक है? वो दो दो इसके मोटिव है। ये जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने हैंड ओवर किया, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर में काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो अभी जो हमने जिसके बारे में बात करी, सेम ये वाली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये जो वही इंप्लीमेंटिंग आर्म थी किसकी? नेशनल गंगा काउंसिल की, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये इसका काम ही है गंगा से जुड़ी चीजों को इंप्लीमेंट करना। तो उसी वही सेम इंप्लीमेंट कर रहा है नमामि गंगे मिशन को भी, नेशनल गंगा काउंसिल की जो इंप्लीमेंटिंग आर्म थी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। देयर आफ्टर इट हैज 20,000 करोड़ सेंट्रल फंडेड नॉन लैप्सेबल कॉप्स। नॉन लैप्सेबल कॉप्स का मतलब होता है कि जो इस अगर आपने इस साल इस्तेमाल कर दिया ठीक है ना, अगले साल आपको मिलेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। एक साल के अंदर सारा खर्च कर दो, अदरवाइज सारा का सारा पैसा जो बचेगा वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। और टोटल 288 प्रोजेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैंने लिखी दिए। नेशनल मिशन काउंसिल के चेयरमैन वही प्राइम मिनिस्टर है। देन गंगा एक्शन प्लान, ये भी पहला रिवर प्लान था 1985 के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की मदद से, बट ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया है प्रोजेक्ट। इसके बाद एक और है नेशनल, मैं बता दूंगा वो क्या क्या करना है, पूरा ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर मेन पॉइंट पाते हैं। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, ये भी गंगा से जुड़ा हुआ है, इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है। इसको बनाया गया था 2009 में अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किसने किया? वो किया था नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी ने। कि नेशनल रिवर जो है गंगा, ये डिक्लेरेशन किसके थ्रू हुआ था? नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी के थ्रू। एक है क्लीन गंगा फंड, गंगा से रिगार्डिंग जो भी पैसा आता है वो, ये गंगा के रिगार्डिंग है। इसके चेयरमैन, इस बार याद रखिएगा, इसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट चीज और है करंट अफेयर की, एक भुवन गंगा वेब ऐप है,
इसका काम है लोगों को इन्वॉल्वमेंट करना पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग के लिए। और एक है बैन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये गंगा के ऊपर जो भी डिस्पोजल है उसको बैन लगा लिया, एनजीटी ने रिकमेंड किया था ये। और किसी भी तरह का वेस्ट गंगा में आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। हालांकि आपको पता है कि कितना ये बैन सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होता है, मोस्टली टाइम आप जाके देखिए यूपी के अंदर आपको पता चल जाएगा हालत कितनी ज्यादा सीरियस है। तो अब आता है मुद्दे पे, हमें याद क्या करना है इस पूरे में, तो बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो फर्स्ट तो इधर आते हैं, इसमें आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट, नेशनल गंगा काउंसिल, मेन चीज है गंगा गंगा काउंसिल। उसके अंदर आपको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, बहुत सारे और भी मिशन सारे छोटे मोटे, बट जो नेशनल गंगा काउंसिल है इसको मेन देखेंगे प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, इसको जो बनाया गया था वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था 1986, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। तीसरा है इंप्लीमेंटिंग आर्म ऑफ द नेशनल, मतलब इसको कौन, जो गंगा काउंसिल जो भी डिसीजन बनाएगी, जो भी काउंसिल, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसके लिए बना रखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये 3 पॉइंट हमें यही एज इट इज याद कर लेते हैं, फिर हम उस दूसरी पीडीएफ से दूसरे पॉइंट याद करते हैं। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी देख लो आप कि जो एनएमजीसी है, ये नेशनल मेगा ये वाला, इसको 2011 के अंदर स्टेबलाइज किया गया, 2011 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी 2 मैनेजमेंट है, मतलब ऐसे नहीं पूरा मैनेजमेंट, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के हाथ में। 2 तरह की काउंसिल है, एक तो मतलब 2 तरह की एक्चुअली गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग मैनेजमेंट बॉडी है। एक है गवर्निंग काउंसिल और एक है मैनेजमेंट गवर्निंग काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। ये 2 बॉडी याद रखिएगा कि इसके अंदर टोटल मैनेजमेंट है 2 तरह की बॉडी के हाथ में होता है, गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो 1 2 3 4 पॉइंट हो गया हमें यहाँ याद करने के लिए। देखो यहाँ क्या याद करना, मैं एक एक करके बताता हूँ, 2 बार वाली चीज हो रही है बट याद होनी चाहिए बस। फर्स्ट थिंग, कौन फाइनेंस कर रहा है नेशनल इस गंगा रिवर के जो बेस्ड जो भी नमामि गंगे प्रोग्राम है या वटेवर जो भी है, तो वर्ल्ड बैंक। कौन फाइनेंस करना है? वर्ल्ड बैंक। पोल्यूशन अबेटमेंट के लिए तो कितना खास अमाउंट नहीं, सिर्फ ये पॉइंट याद रखो, वर्ल्ड बैंक बस। कितना पैसा दिया, क्या दिया, फर्स्ट फेज में क्या दिया, सेकंड फेज में क्या दिया, कतई भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो इतना से याद कर लो, ये फंडिंग कितना है पैसा, क्योंकि इतना जो डेटा है वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी अगर आपको याद हो जाए कि पहले फेज में 4500 करोड़ के आसपास था, दूसरे में 3000 करोड़, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया। चलो फर्स्ट दूसरा पे आते हैं कि सेकंड फेज के अंदर हाइब्रिड एन्युटी जो प्रोजेक्ट, जो हाईवे प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं वो कहाँ पर है? आगरा, मेरठ, सहारनपुर। और जो डीबीओटी प्रोजेक्ट है वो कहाँ बन रहे हैं? बक्सर, मुंगेर एंड बेगूसराय। अब आगे चलते हैं इसमें। अब जब इसमें आओगे तो ये तो जो गंगा का रिवर बेसिन है ये तो खैर आपको पता होना ही चाहिए, ये तो ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ लोगे आप। बट फिर भी एक बार थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि हाँ कौन कौन सी स्टेट है, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। देन यहाँ पे आ जाओ नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है किस मिनिस्ट्री के अंदर में, फर्स्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 2014 के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट ने। 2 पॉइंट ये हो गए, एक और एक 2 पॉइंट, ठीक है। देन यहाँ पे हम आते हैं इसमें, इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट करने का काम तो एक ही के पास है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इंप्लीमेंटिंग आर्म है तो यही करेगा। तो 3 पॉइंट हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देयर आफ्टर टोटल फंडिंग कितना मिला हुआ है नमामि गंगे प्रोग्राम को? 20,000 करोड़ की, ये भी गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और ये नॉन लैप्सेबल, मतलब अगले साल ये आपका यूज नहीं कर सकते आप इसको। तो बस 4 पॉइंट यहाँ पे याद रखो, काफी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नमामि नेशनल गंगा काउंसिल चेयरमैन तो पता ही आपको, प्राइम मिनिस्टर, पहले बात हो चुकी है इसके बारे में। अब यहाँ कुछ पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी है, यही वो अथॉरिटी है जिसने गंगा को नेशनल रिवर का टैग दिया। दूसरा, ये जो अथॉरिटी है ये फॉर्म की गई थी 2009 के अंदर, अगेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। सेम जो कहानी, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। तो एक पॉइंट, नेशनल रिवर का फॉर्म हुई किस एक्ट के अंदर फॉर्म हुई, दूसरा पॉइंट प्राइम मिनिस्टर, तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट तो ये रहे। चौथा पॉइंट क्या है कि क्लीन गंगा फंड जो है इसके चेयरमैन किस कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, ये चौथा पॉइंट हो गया। अब लास्ट फिफ्थ पॉइंट, भुवन गंगा ऐप का काम क्या? इसका काम है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन मॉनिटरिंग ऑफ द पॉल्यूशन जो गंगा रिवर के थ्रू हो रहा है, गंगा रिवर में हो रहा है वो। तो 5 पॉइंट है बस, इसी के साथ ये पूरा टॉपिक खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे आपको पढ़ रहा नाम से पता चला ट्रस्ट, तो पूरा जो पैसा है जो भी इसमें काम है वो चैरिटी के ऊपर होता है, ट्रस्ट है तो लोग जो भी पैसा वगैरह देते हैं उसके थ्रू ये लोग ये काम करता है। चैरिटी एक तरह से रजिस्टर्ड चैरिटी है, तो इनकम टैक्स वगैरह में छूट रहती है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड चैरिटी है इन इंडिया अंडर सेक्शन 21A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इसको रजिस्टर्ड चैरिटी का टैग मिला हुआ है पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इनकम टैक्स में छूट वगैरह के हिसाब से। कब फॉर्म की थी? नवंबर 1998। डेट इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका मकसद पैसा बनाना नहीं है कि पैसे से पैसा बनाना, ऐसा कुछ। पैसा जो भी आएगा उसका इस्तेमाल बस ये वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही करेंगे कि जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व किया जाए
और जो फ्लोरा फौना है उसको बचाया जाए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑब्वियसली बात इंपॉर्टेंट होगा, हेडक्वार्टर तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, नोएडा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल। तो ये इसका मकसद है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना और इंडिविजुअल एनिमल्स हो गए, फ्लोरा फौना के ऊपर काम करना। मेनली तो वाइल्ड लाइफ से रिगार्डिंग है, नाम से पता चला होगा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है 6 प्रायोरिटी सेक्टर है जिसके ऊपर ये काम, मतलब 6 प्रायोरिटी लैंडस्केप है जहाँ इनको फोकस करना होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसके अलावा वेस्टर्न हिमालय है, इसके अलावा साउथर्न घाट जो है, और सेंट्रल इंडिया है, देन तराई रीजन है और मरी। तो टोटल ये 6 इलाके जहाँ ये फोकस करते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं है, बस हाँ ये वो इलाके जहाँ इनको मतलब मेन इनका फोकस होता है। ऐसा नहीं कि डिजर्ट पे जाके वहाँ काम करने लगे। वाइल्ड लाइफ को सेव करेंगे तो वाइल्ड लाइफ वहीं जाएंगे जहाँ वाइल्ड लाइफ होगी एक्चुअल में। मरीन में जाएंगे तो मरीन इकोसिस्टम, ठीक है, तराई के अंदर, वेस्टर्न हिमालय में। तो ये वो आप ये बोल सकते हो कि ये हमारे इंडिया के हिसाब से बात करते हैं वो जगह जो हॉट स्पॉट कैटेगरी में आता है। हॉट स्पॉट मतलब जहाँ पे आपको अच्छी खासी वाइल्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, तो उसी जगह पे इनका प्रायोरिटी भी रहती है हमेशा। तो इनको याद करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे ठीक है। WTI करंटली 44 प्रोजेक्ट्स है अक्रॉस इंडिया फिलहाल। करंट अफेयर में चेक करते रहना, क्या पता 44 की 54 हो जाए कुछ टाइम के बाद। फिलहाल 44 प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो डेप्थ प्रोजेक्ट, एक होता है ब्रेथ प्रोजेक्ट। डेप्थ प्रोजेक्ट मतलब है जो बहुत सारे इशू कवर करते हैं। जैसे मान चलो अगर मैं वेटलैंड इकोसिस्टम के अंदर चला गया, अज्यूम करिए मैं चला गया साउथर्न घाट्स में, वहाँ किसी भी वेटलैंड को पकड़ लिया, वेटलैंड को कंजर्व करने पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप वेटलैंड को बचाओगे तो उस वेटलैंड को बचाने से बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्लस उससे जुड़े हुए जो भी बर्ड्स वगैरह उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वेटलैंड इकोसिस्टम बचाने से पॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा वहाँ की जो फोना है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ग्रीन प्लांट्स वगैरह पे भी। तो कई सारी चीज है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट जो एक साथ कई सारी चीजों कवर करते हैं उनको मतलब डेप्थ प्रोजेक्ट। बट जो किसी स्पेसिफिक एक चीज के ऊपर है कि मुझे टर्टल्स को ही बचाना है, टर्टल्स का ही कंजर्वेशन करना है, तो फिर वो हो जाएगा ब्रेथ प्रोजेक्ट, जो किसी स्पेसिफिक चीज से जुड़े होते हैं बस। तो ये कुछ 6 या 7 पॉइंट है बस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया पे। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ खास पॉइंट है नहीं याद करने से। अब आइए इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अगेन इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग ही है। ये 2007 में बनी थी, ठीक है। स्टार्ट तो 2007 में कर दी, बट इसको जो रजिस्टर किया 2011 के अंदर। ये कुछ खास नहीं, कब बनी क्या बनी छोड़ो इसको। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई, हैदराबाद, पौंडीचेरी, कोयम्बटूर, 4 जगह हेडक्वार्टर है। ऑब्जेक्टिव वही है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना, सेम सेम ऑब्जेक्टिव जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का था, वही इन्वायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मकसद है। बट इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये कि क्लीन फॉर ऑलिव ग्रीन, ये जो एक इनिशिएटिव है, ये एक्चुअली बीच वगैरह जो होता है, बीच को क्लीन करने का प्रोग्राम है जो चेन्नई में होता है। तो चेन्नई में जो भी बीच होता है उनको क्लीन किया जाता है हर साल, ये चीज स्टार्ट करते हैं लोग, और इसको नाम दिया क्लीन फॉर ऑलिव ग्रीन। ठीक है, चेन्नई के बीच को क्लीन करने का प्रोजेक्ट है। इसका मकसद यही है क्योंकि जो टर्टल्स होते हैं उनका एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो बीच पे आता है नेस्टिंग के लिए। तो जब वहाँ बीच इतना ज्यादा पॉल्यूटेड होता है तो उनकी नेस्टिंग वहाँ इफेक्ट होती है, टर्टल्स की पॉपुलेशन इफेक्ट हो जाती है, और वापस से एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, जो भी फूड चेन है, वो इफेक्ट हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक इकोसिस्टम के हिसाब से। तो क्लीन फॉर ऑलिव ग्रीन प्रोजेक्ट चेन्नई, बीच क्लीनिंग, टर्टल्स के नेस्टिंग के लिए 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इससे जुड़े हुए। नेक्स्ट और के फंक्शन है कि हर्बल बायोडाइवर्सिटी गार्डन स्कूल लेवल पे सेटअप करने का काम है, ठीक है। और एक और है क्लीनिंग एंड साइंटिफिक रिस्टोरेशन ऑफ लेक इन इंडिया। तो लेक से भी जुड़ा हुआ है, स्कूल वगैरह के अंदर हर्बल बायोडाइवर्सिटी गार्डन सेटअप करके बच्चों को, इसको जो होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, उनको बताया जाता है कि एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के फायदे क्या है, सो दैट वो आगे चल के हम जैसे ना बने। तो 5-6 पॉइंट हो गए। एक हेडक्वार्टर याद रखिएगा 2007 में स्टार्ट गई थी, बाद में 2011 में रजिस्टर कर दी गई सोसाइटी एक्ट के अंदर। तो 7-11 और इस तरह से देख लो एक बार। अब जो नेक्स्ट है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी। तो पहले इसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, 2010 में इसको चेंज करके दिया अप्रेसल कमेटी। अब अप्रूवल और अप्रेसल में क्या फर्क होता है? अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज के लिए परमिशन देना, अप्रेसल का मतलब होता है साइंटिफिकली स्टडी करना, पता करना कि भाई ये चीज सही है नहीं, उसके बाद उसके ऊपर परमिशन मिलना। मैंने शायद लास्ट में स्क्रीनशॉट लगाया, ये रहा। अप्रेसल का मतलब होता है जजमेंट और असेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, स्पेशली ए फॉर्मल वन। वाइल अप्रूवल का मतलब होता है सिंपल परमिशन देने का। तो ये फर्क है अप्रेसल अप्रूवल। पहले था सिंपल अप्रूव देना ही होता, मतलब अप्रूवल, अब नहीं, अभी अप्रेसल असेसमेंट भी करते हैं एंड देन फाइनली ये लोग अप्रूव करते हैं। तो याद रखिए 2010 तक इसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। 2010 में इसको चेंज करके बोल दिया अप्रेसल कमेटी। तो एक पॉइंट तो ये, किसने फॉर्म किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। काम क्या करता है? नाम से पता लगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कुछ ये जेनेटिक से रिगार्डिंग, यस। तो जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उनको आप इन्वायरमेंट के अंदर डिस्चार्ज नहीं कर सकते बिना इनकी परमिशन के।
अगर आपने एनवायरमेंट में बिना इनकी परमिशन डिस्चार्ज कर दिया तो आपके ऊपर बहुत हैवी फाइन लग सकता है, हो सकता है आपकी जो भी कंपनी या फैक्ट्री है वो बंद कर दी जाए। दूसरा, बहुत ज्यादा आप बहुत बड़ी तादाद पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जो खतरनाक डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई ऐसे जो पोल्यूटेंट होते हैं, उनको भी आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते रिवर में, चाहे वो रिवर पे हो, चाहे वो लेक पे हो, या किसी ओशन के थ्रू, या फिर मैं बोलता हूँ किसी लैंडस्केप पे हो, तो उनको भी आप, ये दो मेन काम है इनका। तो दो फंक्शन है इसमें। पहला है अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ द हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकम्बेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन। दूसरा है appraisal of proposal relating to release of genetic engineering organism and product into the environment including experimental field trials। तो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए, दो पॉइंट मेन यही है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर मैं पहले फर्क बता चुका, जो किसी एक्ट से बनाई जाए वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया, और किस एक्ट के थ्रू बनाया गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 1986। उसके अंदर ये वाला रूल वगैरह वगैरह ये तो छोड़ो, मेन याद रखना किसके अंदर बनाया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। हमेशा दो ही चीज आती रहेंगी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के अंदर बॉडी बन रही है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट। ज्यादातर तो आपको ये देखने को मिलेगा। 2010 में इसका नाम कुछ और था, चेंज कर दिया गया बाद में। अच्छा, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड सो ऑन। तो इसके चेयरमैन है स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के। को चेयर कौन करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को जो रिप्रेजेंट करेगा वो आके इसका को चेयर करता है। नेक्स्ट है, कमेटी हैज पावर टू टेक प्यूनिटिव एक्शन। वही लोग, कोई अगर किसी ने बात नहीं मानी तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर फाइन लगा दिया जाएगा उसके ऊपर, ये पहले बता दिया मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अप्रूवल ऑफ जीईएसी मैंडेटरी है भाई साहब। अगर आपको किसी भी तरह का डिस्चार्ज करना है, ठीक है, कमर्शियली आपको यूज करना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, तो बिना आप जीईएसी के अप्रूवल के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अप्रूवल ऑफ जीईएसी इज मैंडेटरी बिफोर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम कैन बी यूज्ड कमर्शियली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। दो तो यही है कि डिस्चार्ज को आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म को, बहुत बड़ी तादाद पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको यूज नहीं कर सकते। दो पॉइंट तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये बनाया गया था, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, नाम 2010 में चेंज किया गया था, सेक्रेटरी और को चेयरमैन और को चेयरमैन ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट पॉइंट, इसकी जो अप्रूवल है वो मैंडेटरी होता है अगर आपको कमर्शियली यूज करना है तो। चलिए, तो अब बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। ये दोनों ही बोर्ड जो है, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर बनाए गए थे, दोनों ही, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी। अब इन दोनों के बारे में एग्जैक्टली क्या याद रखना है कि दोनों के फॉर्मेशन तो सेम एक्ट के अंदर हुआ था, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल सेम सेम वाटर एक्ट के अंदर, ये भी, बट बाद में इनको एयर एक्ट की भी पावर दे दी गई। एयर के रिगार्डिंग जो एक्ट है, एयर पोल्यूशन रिगार्डिंग, उसकी भी पावर किसको ट्रांसफर कर दी गई, सेम इन्हीं को। इनिशियली वाटर के रिगार्डिंग था, बाद में एयर की पावर भी ट्रांसफर कर दी गई। हालांकि ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल और पॉल्यूशन एक्ट पढ़ेंगे, तब ये चीज दोबारा आने वाली। तो इससे बेटर है कि इस चीज को हम यहाँ स्किप कर देते हैं, इसको हम जब हम वहां पढ़े तो ही पढ़ लें, क्योंकि दो बार चीजें हो जाएंगी फिर थोड़ी सी, और यहाँ अभी इतना ज्यादा इतना डिटेल है भी नहीं, क्योंकि पहले हमको एक्ट समझना पड़ेगा फिर उसके अंदर। तो इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर को स्किप कर रहा हूँ। रीजन यही है कि ये हम दोबारा पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर, तभी दोबारा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। हाँ, फिर भी अगर एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि अभी पीडीएफ तो जाएगी आपके पास, तो पीडीएफ में फिर आपको तकलीफ ना हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो इसके बाद वाला चैप्टर है, एक्ट वाला। एक्ट इसके जस्ट बाद एक्ट ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर एक्ट ही होगा, और उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होगी। तो मेन तो ये कि दो ही बोर्ड बनाए गए, एक तो स्टेट के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एक सेंट्रल के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट वाला बनाया गया सेक्शन 4 के अंदर, सेंट्रल वाला बनाया गया सेक्शन 3 के अंदर। काम क्या है, काम वही है कि प्रमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम एंड वेल्थ वगैरह, यही सब काम है। कंपोजिशन देख लो एक बार कि वही चेयरमैन फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। 5 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं जो लोकल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। 3 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। 2 लोग ऐसे होंगे जो स्टेट कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल मिला के ये है आपके स्टेट के अंदर जो भी बोर्ड बनने वाला है उसके कंपोजिशन। सिमिलरली सेंटर के अंदर भी सेम कंपोजिशन है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं कंपोजिशन के अंदर। तो एक तो कंपोजिशन आप देख लो ऊपर ऊपर से, इतना कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं, देख लो तो काम ठीक है।
दोनों ही, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो चाहे वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, दोनों के पास ही पावर है टू टेस्ट इक्विपमेंट एंड टेक द सैंपल। कोई भी इंडस्ट्री तो जाके उसके इक्विपमेंट टेस्ट कर सकते हो, सो दैट कहीं से ज्यादा कोई पोल्यूटेंट तो ये डिस्चार्ज नहीं कर रहे रिवर में या वाटर वाटर बॉडीज के अंदर, और वहां से सैंपल भी लेके आ सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। तो दोनों के पास ही पावर है। देन जो वाटर लेबोरेटरी वही है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाएंगे। भाई एनालाइज कहाँ होगा, लेके तो आगे सैंपल सैंपल को एनालाइज कहाँ करोगे, तो उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी। तो वो दोनों के अंदर पावर है, दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, है अभी। दूसरा, अगर किसी को मान के चलो इनके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिसीजन से प्रॉब्लम है, इन्होंने फाइन वाइन लगा दिया, दिक्कत है, तो आप अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाओगे, हाई कोर्ट नहीं पहुंच जाओगे, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो एनजीटी के अंदर आपको जाना पड़ेगा। एक पॉइंट ये 1978 में अमेंडमेंट होता है, और वाटर जो एक्ट है इसको एयर एक्ट की पावर भी दी जाती है, जो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है उसकी पावर भी दी जाती है, ये मैं आपको पहले बता दिया था। उसके बाद 1988 के अंदर एक अमेंडमेंट दोबारा होता है, और उसके अंदर ये मेंशन कर दिया जाता है कि दोनों ही, चाहे वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो चाहे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों ही के पास पावर है कि कोई इंडस्ट्रियल प्लांट ऐसा है जो इस तरह का पॉल्यूशन डिस्चार्ज कर रहा है, उसको कंप्लीटली शट डाउन कर सकते हैं, डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। टोटल इस समय इंडिया के अंदर 20 स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल के अलावा, सेंट्रल में देखिए, बट स्टेट में जाए तो 22 स्टेट के अंदर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये टोटल ये है। हालांकि मैंने बोला ये चीज हम दोबारा पढ़ेंगे वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल में, फिर भी एक बार मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि दो तरह के बोर्ड बने गए, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दोनों का ही काम ये कि वाटर बॉडी के रिगार्डिंग कोई भी डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा इंडस्ट्रियल, पहले तो सिर्फ वाटर था, बट 1978 में अमेंडमेंट होता है, और इसको एयर एक्ट अलग था, एयर के लिए वाटर बॉडीज, एयर के लिए जो जो था ना रेगुलेटिंग बॉडीज अलग थी, बट वो पूरी पावर भी इसको ट्रांसफर कर दी गई। और 1988 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है, फिर इसको ये पावर दे दी गई कि कोई भी डिफॉल्टिंग इंडस्ट्री उसको क्लोज कर सकते, बंद कर सकते हैं। 3 पॉइंट तो ये। देयर आफ्टर कंपोजिशन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन बहुत सारे मेंबर, बट एक बार ऊपर ऊपर से दिमाग रख लेना, दोनों का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। दोनों के पास पावर है किसी भी इक्विपमेंट को टेस्ट करने की, सैंपल लेने के लिए, और उनके लिए वाटर लेबोरेटरी बनाने के लिए। फाइनली अगर किसी पर्सन को उनका डिसीजन पसंद नहीं आता तो एनजीटी के पास जा सकता है वो। तो 4 5 6 मुश्किल तो 6 पॉइंट टोटल आपके पूरे मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी, पता चल गया जू के नाम से कि भाई जू के रिगार्डिंग काम करेगा। अब जू में किसी एनिमल को लेके आना है, चाहे वो इंडियन जू के अंदर हो या किसी फॉरेनर से, मतलब किसी विदेश फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर ट्रांसफर करना जू, तो उन सबके लिए आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर है, वो तो सिंपल हर पॉइंट में आ ही रहा है। बनाएगा क्या था, ज्यादातर को हम बना रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो खास करके बॉडीज है, वाटर बॉडीज हो गया या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, इस तरह की जो बॉडीज है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर भी नहीं। लेकिन ये जो है इसको बनाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, वाइल्ड लाइफ से रिगार्डिंग है, तो वाइल्ड लाइफ के एक्ट के अंदर बनाएंगे 1992 के अंदर। कंपोजिशन देख लो, चेयरमैन कौन है, खुद इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, 10 मेंबर होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। फंक्शनिंग क्या है कि एवरी जू इन द कंट्री इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम द अथॉरिटी फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। अगर आपको जू खोलना है तो उसके लिए आपको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। देन रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ एनिमल, अगर आपको एनिमल का ट्रांसफर करना है, खासकर वो एनिमल जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 लिस्ट में शामिल है, ठीक है, ये क्या होता है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, ये बाद में देखेंगे जब पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी तब। तो ऐसे एनिमल को अगर आपको एक्सचेंज करना है, चाहे वो बिटवीन इंडियन जूज हो, मतलब इंडियन जूज के अंदर, या जूज बोला जूज इंडियन जूज के अंदर हो या इंडियन या फॉरेन जूज के अंदर, तो इसमें भी आपको ये, मतलब कोई भी इंडियंस के अंदर मतलब दिल्ली से लेके मुंबई लेके जाना हो या दिल्ली से आपको दुबई लेके जाना हो, तो दोनों ही केसेस में आपको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स फॉर हाउसिंग अपकीप हेल्थ केयर, मतलब वही कि जू के अंदर कैसे आपको कंडीशन रखनी है, किस तरह से क्या खाना वाना देना, सब कुछ पूरा सिस्टम, वो पूरा एक रूल्स बना रखे जो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मेंशन किया था, रिकॉग्निशन ऑफ जू रूल्स 1992, उसके अंदर मेंशन है, बट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट न्यूज क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने दोबारा से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, ये वाला ये होता है ना मेंबर, 10 मेंबर, ए मेंबर सेक्रेटरी, इसको कंपोजिशन को दोबारा से चेंज किया, और चेंज करने से इतना सा किया कि इसके अंदर एक्सपर्ट इंक्लूड कर दिए गए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली से और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, तो 2 नए मेंबर जोड़ दिए गए टोटल कंपोजिशन। तो यहाँ पे +2 हो गया है, देखिए +2, 2 लोग और जोड़ दिए गए, और +2 कौन से, ये आपके सामने, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, बस हो गया, छोटा सा न्यूज है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, अब कुछ खास नहीं इसमें भी, अगेन वही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज ने एज अ सब ऑर्डिनेट ऑफिस इसको बनाया था 2006 के अंदर। काम क्या है, काम ये देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट नाम से पता चला होगा। अब ज्यादातर ऐसे जो नेशनल इंस्टीट्यूट होती है, ठीक है, चाहे वो आर्मी के रिगार्डिंग हो, कोई भी उठा के देखो जहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट लिखा होता है आगे, ठीक है, तो इन सब का काम क्या था, इन सब का काम होता है पढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का, तो ये वही काम इसका भी है।
इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन किस के में, एनिमल वेलफेयर में। तो अगर एनिमल वेलफेयर में आपको कुछ भी एजुकेशन मतलब कोई भी डिग्री वगैरह करनी है या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, तो 2006 में बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दो छोटे छोटे से पॉइंट है। आइए तो इसमें मैं ज्यादा टाइम दूंगा, हो गया याद आपको। लैग देखो मैंने दो चीज बोली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, तो इसमें दो पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाया था सब ऑर्डिनेट ऑफिस 2006 के अंदर। इंस्टीट्यूट है, पढ़ने का काम है और ट्रेनिंग का काम है। तो इसका काम है कि एनिमल वेलफेयर के रिगार्डिंग एजुकेशन और ट्रेनिंग देने का, बस दो छोटे से पॉइंट है, ज्यादा इसमें है नहीं। अब है नेक्स्ट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS मुंबई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुके एक बार। तो इसके बारे में क्या है, ये पहली बात तो गवर्नमेंट की मदद करने का काम है, बहुत ध्यान से पढ़ना, यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं। गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड कोई भी लॉज वगैरह बनाने उसमें। नेक्स्ट, सबसे पहले इसको स्टार्ट हुआ था 1883 के अंदर, एक छोटी सी सोसाइटी थी जिसमें 6 मेंबर थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई। काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस ऑन वाइल्ड लाइफ पॉलिसी। देखो वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग देखो, ध्यान से वाइल्ड लाइफ के ऊपर चल रहा है, तो वाइल्ड लाइफ की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, रिसर्च करना, पॉपुलर पब्लिकेशन, मतलब लोगों को इंटरेक्ट करना, जो भी ये चीज कर सकता है जिससे वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके, चाहे वो लोगों को ट्रेनिंग देने का काम हो या डेमोन्स्ट्रेशन का काम हो, लोगों को समझाने का काम हो, रिसर्च पेपर पब्लिश, कुछ भी चीज जिससे, क्योंकि ये क्या है, ये एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी जिस तरह से बिहेव करती है उसी तरह से ये भी बिहेव करेगी। तो ये सेम क्वेश्चन था। चलिए वीडियो लैग हो रहा है इसकी वजह से, आज इसको यहीं रोकते हैं, कल इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई के बारे में। देखो इसके बारे में मेन चीज ये कि इसका काम है रिसर्च का, पॉपुलर पब्लिकेशन का, लोगों से इंटरेक्ट करने का। अब लोगों से इंटरेक्ट किसी भी तरह कर सकता है, एजुकेशन के थ्रू, डिफरेंट कैंप्स के थ्रू, वट जैसे भी तरीका है, लोगों तक पहुंचकर अपनी बातें पहुंचाना कि भाई इन्वायरमेंट को क्यों बचाया जाए, वगैरह वगैरह सारी बातें। ठीक है, तो ये सारा इसका मेन फंक्शन तो यही होता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ रिसर्च में बताई, रिसर्च के बारे में बताई दिया मैंने आपको। गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉ बनाने में भी मदद करता है, ये भी इसका एक फंक्शन है। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1883 से, 6 मेंबर्स की सोसाइटी थी, बाद में बढ़ते बढ़ते पूरी ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगी। कुछ और खास पॉइंट इसके बारे में, इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट कंजर्वेशन रिसर्च बेस्ड एनजीओ, ये ध्यान रखना, ये अच्छा हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। सेकंड, पब्लिश ए पॉपुलर मैगजीन कॉल्ड हॉर्नबिल। हॉर्नबिल ये होता है, देखो ये इस तरह की बर्ड होती है, ये हॉर्नबिल है, और आपको देखकर छोटा सा लग रहा है, एक्चुअली छोटा नहीं, बहुत बड़ी बर्ड होती है, देखो इस तरह की। इलीगली आपको पता है, इलीगल इसकी ट्रेड होती है होगी। ठीक है, हाँ वही सेम सारी कहानी है इसके पास। तो इसकी साइज देख लो आप, तो ये हॉर्नबिल है ना। पब्लिश ए पॉपुलर मैगजीन कॉल्ड हॉर्नबिल। हॉर्नबिल से रिगार्डिंग एक चीज और है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगो है वो भी ग्रेट हॉर्नबिल है। नेक्स्ट, सेव द साइलेंट वैली कैंपेन, अगेन सेम ऑर्गेनाइजेशन, इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है ये कैंपेन भी। BNHS इज द पार्टनर ऑफ द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कवर करेंगे। तो उसका इंडिया में पार्टनर, मतलब उसकी जो इंडिया के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, जो भी इसकी पॉलिसीज वगैरह है उनको इंप्लीमेंट करने का काम वो करता है BNHS। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी इसको डेजिग्नेट किया एज अ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ छोटे से पॉइंट है। अब इनसे जुड़े हुआ क्वेश्चन किस तरह ने यूपीएससी ने पूछा, दोबारा देख लो एक बार पूरी, इसको ढंग से समझ लो। ये क्या, ये कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है? नहीं, ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, ये एक एनजीओ है। तो क्लियर सी बात है, ये एक एनजीओ है, तो ये कोई एम, मतलब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये लो क्वेश्चन देखो और सोचो क्या आंसर हो सकता है इसका, बताओ क्या पॉसिबल आंसर है। With reference to Bombay Natural History Society, consider the following statement. It is an autonomous organization under the Ministry of Environment and Forest. It strives to conserve nature through action-based research, education, public awareness. It organizes and conduct natural trials and camps for general public. तो ये BNHS के बारे में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, आंसर बताएं। तो कुछ नहीं है ऐसी चीज में, ये तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम जैसे लगते हैं, तो इनमें तो वही जो फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं, तो ये तो ठीक है। अब आता है इस वाले पे, हम जानते हैं ये तो एक एनजीओ है, तो एनजीओ किसी मिनिस्ट्री के अंडर में कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा खाली C, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सलीम अली सेंटर। अब सलीम अली एक साइंटिस्ट है BNHS के अंदर, तो उन्होंने इनिशियली काम करना स्टार्ट करा एक इसी की विंग की तरह, बट बाद में सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार होगी। तो कुछ खास नहीं, ये आ सकता सलीम अली सेंटर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सलीम अली भाई साहब जो है ये BNHS के अंदर एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इसका बेस कहाँ पर है, कोयम्बटूर में। ये 2-3 छोटे छोटे से पॉइंट, बट ज्यादा नहीं इसमें कुछ खास। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। अब ये WWF का
पार्ट है इंडियन के हिसाब से, मतलब इंडिया डब्ल्यू जो वर्ल्ड जो पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंडिया के अंदर जो पार्ट है, जो इंडिया में उसके जो पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है वो है WWF ये वो WWF वाला नहीं है लड़ने वाला, ये वर्ल्ड वाइड फंड है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम वही है, सेम काम जो BNS करा था, वाइल्ड लाइफ की एजुकेशन और अवेयरनेस, सेम काम BNS वाला ही, ठीक है। तो कुछ आपको स्पेशल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, BNS वाला ही काम है। कहाँ स्टेबलाइज किया गया था? मुंबई के अंदर। ये मुंबई के अंदर सलीम अली भाई साहब कहाँ पर थे? कोयम्बटूर के अंदर, ठीक है। और BNS जो था ये तो खैर हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए ऐसे पर्टिकुलर जगह की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WY, ये देहरादून के अंदर है। तो अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, ठीक है। तो आप एक काम करना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एक तो शॉर्ट नोट बनाए, तो इनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सबको एक साथ ले लेना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 1982 के अंदर स्टेबलाइज हुई थी, हेड क्वार्टर देहरादून के अंदर है। काम क्या करता है? वही ट्रेनिंग का, एकेडमिक कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, इसीलिए आपने देखो देहरादून के अंदर इंस्टीट्यूट भी है। और एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट, तो ये कुछ काम है इसके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। देन आता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1962 के अंदर सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी ऑफ एनिमल एक्ट के अंदर स्टेबलाइज की गई थी। स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो आता है रुक्मणी देवी अरुंदले को, ठीक है। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। टोटल 28 मेंबर और 3 साल तक है, बट हाँ ये 28 मेंबर जो 3 साल तक है, बार बार रिन्यू के दोबारा आ सकता है, मतलब दोबारा सिलेक्शन हो सकता है इनका। तो ये एनिमल वेलफेयर, नाम से पता चल रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, तो काम क्या होगा? एनिमल के वेलफेयर का है। तो हमें क्या रखना है? एनिमल वेलफेयर। तो ये जब आएगा दिमाग में आना चाहिए रुक्मणी देवी अरुंदले की, वही ज्यादा सोचती थी एनिमल के वेलफेयर वगैरह के बारे में, बस। और ऐसा क्यों आया होगा? क्योंकि एनिमल पे कुछ, भाई एनिमल का वेलफेयर करना तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा एनिमल के साथ गलत, तो क्रूरल्टी ऑफ एनिमल जो हो रही थी उसको रोकने के लिए, तो आप समझ जाओगे प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल एक्ट उसके अंदर बना होगा, और रुक्मिणी देवी अरुंधले जी लाई होंगी, ठीक है। इतना सा काम हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में, बस हो गया। 28 मेंबर है, इतना याद रख लेना। फंक्शन वही है, और इसके अलावा कुछ और काम हो रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट, पैसे की मदद करते हैं ऐसे एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो सेम काम कर रहे हो। नेक्स्ट ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन तो सबके अंदर आप जोड़ सकते हो, ये तो कैसी चीज है जो सबके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अगेन न्यू दिल्ली के अंदर है। काम क्या है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इसका एक ही काम है, सबसे मेन काम है इसको जो आपको याद रखना है, यंग इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसके लिए ये कंपटीशन करवाता है लोकल और नेशनल लेवल पे, और वहां से जो जीत के आते हैं उनको अवार्ड मिलता है यंग इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का काम। देयर आफ्टर सेंटर फॉर एक्सीलेंस, तो ये कुछ अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है वो देख लेना। अवेयरनेस, एनहेंस एंड स्ट्रेंथ, इनकरेज एंड सपोर्ट, अंडरटेक कटिंग एज रिसर्च, वही मतलब पूरा काम है इसका भी सेम चीज कि यूनिवर्सिटी वगैरह को पैसे की फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। ह्यूमन जो है एजुकेशन को इनहेंस करना, अवेयरनेस फैलाना लोगों के अंदर, ठीक है। और नई जो रिसर्च टेक्नोलॉजी उनको डेवलप करना। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद करने की कतई भी जरूरत नहीं है, आपको याद होंगे भी। ये ऑप्शन देखकर आप अपने आप समझ जाओगे कौन सा मिलता जुलता आ रहा है। जैसे आपने ऊपर देखा था तो हमें पता था कि ये एग्जैक्ट लाइन तुमने पढ़ी नहीं कहीं पे भी, एग्जैक्ट कहीं पे ऐसा लिखा हो इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द नेचुरल ट्रायल कैंप फॉर जनरल, ऐसा क्या लिखा हुआ नहीं था। लेकिन हमें पता है इसका फंक्शन क्या था, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, तो उसका एक जरिया है। तो ऐसा ही चीज आपको ऑप्शन में देख के एलिमिनेट करनी पड़ेगी कि सही है कि नहीं है। डायरेक्ट याद करने बैठोगे कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इतनी सारी चीज याद कर पाओ, इसलिए मैं इन पर ज्यादा टाइम खराब भी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इको क्लब एंड ग्रीन क्लब, तो ये वॉलंटरी ग्रुप है विच प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग अबाउट एंड इम्प्रूविंग देयर इन्वायरमेंट। तो अगेन सेम कहानी, ठीक है, कुछ खास नहीं है। नेशनल स्टेट बायोडाइवर्सिटी, ये देख लेना ध्यान से, ये थोड़ा काम हो सकता है। नेशनल स्टेट बायोडाइवर्सिटी, इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है इसका मतलब किसी एक्ट से बनी होगी, बिल्कुल। किस एक्ट से बनी है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो पास किया गया था उससे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज स्टेबलाइज करी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। 3 पॉइंट तो ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? जितने भी मेंबर हैं सबको अपॉइंट करते हैं, नेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल ना, सबको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरमैन होता है कोई इमिनेंट पर्सन होता है जिसने एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ काम किया होता है। 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, मतलब जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं, और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। ये 7 तो हुए हैं जो गवर्नमेंट से पैसा उठा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, और 5 ऐसे हैं जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जिनको उनकी नॉलेज बेस्ड गवर्नमेंट सेलेक्ट करके भेजती है यहाँ पे। तो ये टोटल मिला के 7 और 5 12 13 मेंबर है इसके अंदर। फंक्शन क्या है? अब ध्यान से देना, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांट, क्योंकि अभी क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, क्वेश्चन में अटक जाओगे अगर तुम फंक्शन नहीं समझे तो। ग्रांट अप्रूवल, और ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल अलग लिखा हुआ है यहाँ से, तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्रांट अप्रूवल टू ऑब्टेन एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर रिसर्च, कमर्शियल यूटिलाइजेशन, बायो सर्वे।
तो अप्रूवल देना किसी भी तरह के बायोलॉजिकल रिसर्च है जिसको आप रिसर्च करना चाहते हो या कोई कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहते हो या उस पर सर्वे करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ से नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की। अब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मतलब जंगल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मैंग्रोव्स, वेटलैंड, लेक्स वगैरह वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी रिसर्च फ्रॉम इंडिया फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन और अदरवाइज। कोई भी चीज इंडिया में आपने कोई चीज मान लीजिए कोई चीज करी, उसके बाद कोई रिजल्ट आया आपके पास कोई रिसर्च का कोई, और उसको आप भेजना चाहते हो यूएस के अंदर और वहां से बदले में पैसा मिलना चाहते हो, आपने पूरे 2 साल 5 साल लगा के वाइल्ड लाइफ की कोई रिसर्च करी है और वो रिसर्च यूएसए इस्तेमाल करना चाहता है अपने आगे किसी फर्दर यूज के लिए और पैसा बदले में आपको मिल रहा है, तो अगर वो ऐसा करने में आप इंटरेस्टेड हो, आप भले ही इंडिविजुअल साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, तो भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी यहाँ से। नेक्स्ट, एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट वही वाइल्ड लाइफ रिलेटेड पॉलिसीज बनाने के लिए। फ्रेम द गाइडलाइंस फॉर बेनिफिट शेयरिंग। अब ये किस तरह से आप वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके वहां से बेनिफिट इस्तेमाल कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से होता है। आपको पता है कि फॉरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमको डायरेक्टली मॉनेटरी इफेक्ट देते हैं, जैसे कि उसके फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस हो गए, फार्म प्रोड्यूस हो गए, वो हो गए, प्लस वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी है। ठीक है, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर भी पॉलिसी बन, मतलब पूरा का पूरा देख लो, इसका पूरा काम जंगल के रिगार्डिंग चल रहा है, आसपास चल रहा है कि भाई ये काम ये हो कि कुछ भी चीज़ करो। अब ये जो क्वेश्चन दिया इसी के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। अब सोचो आराम से, बताना कि क्या हो सकता है इसके अंदर। हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग। मैंने आपको फीलिंग समझा दी, मैंने बोला ना ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ फीलिंग से करना होता है, आपको एग्जैक्ट लाइन कभी देखने को नहीं मिलेगी। एनबीए चेक द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑन द क्रॉप प्लांट। Application of intellectual property right related to genetic biological resources cannot be made without the approval of NBA. तो सब में आप देखोगे जेनेटिक जेनेटिक आ रहा, हाँ बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं दैट आल्सो इंक्लूड द जेनेटिकल थिंग्स। ठीक है, सो ये जेनेटिक में कौन सी बंद होना कि जेनेटिक तो पढ़ा नहीं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में अंदर इंक्लूडेड है। बताओ क्या लगता है आपको? मुझे पता है एग्जैक्ट लाइन हम मैंने कहीं भी नहीं लिखाई है, बट फीलिंग के हिसाब से बताओ क्या लग रहा है। एग्जैक्ट सेम लाइन ढूंढने बैठोगे नहीं मिलेगी कभी भी, सेम लाइन मिल ही नहीं सकती, इसके अंदर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बिल्कुल तीनों एकदम सही है। नेक्स्ट, इसको सिविल कोड की पावर है नेशनल बायो एनबीए के पास। सिविल कोड का मतलब वही कि समन वगैरह करना, ठीक है, केसेस वगैरह सुनना, तो सिविल कोड की पावर है। नेक्स्ट, स्टेट बायोडाइवर्सिटी, इसी का जैसे नेशनल पे होता है वैसे स्टेट में भी होता है। ये सारी स्टेट में सिर्फ यूटी को छोड़ के, यहाँ भी वही चेयरमैन, 7 की जगह 5 ऑफिशियल मेंबर है, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर है। ठीक है, काम वही है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे और जो भी अप्रूवल वगैरह है वो सेम काम ऊपर वाले वाली काम है। तो ये खत्म हो गया स्टेट और नेशनल दोनों बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में। मेंबर जो है ना 7-5 है, यहाँ पे 5-5 है, ये फर्क है। नेक्स्ट आता है मद्रास क्रोकोडाइल ब्रेन ट्रस्ट। तो ट्रस्ट है अगेन वही आगे पैसों फंडिंग के ऊपर चलने वाली चीज है। तो ये है क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग सेंटर है एशिया के अंदर। क्रोकोडाइल आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फूड चेन के अंदर। ठीक है, सिर्फ एक्वेटिक ही नहीं, कई बार लैंड जो फूड चेन है उसमें भी एक रोल प्ले कर देता है क्रोकोडाइल। 1976 में फाउंड की गई थी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, सिर्फ क्रोकोडाइल के अलावा भी यहाँ मतलब ऐसे से क्रोकोडाइल से ही रिलेटेड है। फर्स्ट सी टर्टल सर्वे एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी यही कंडक्ट किया गया इसी के थ्रू, एमसीबीटी के थ्रू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सी टर्टल पे जो सर्वे हुआ था और जो कंजर्वेशन प्रोग्राम था सी टर्टल के ऊपर, वो किसने किया था? मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट ने। और पहला एशिया का पहला ब्रीडिंग सेंटर है ये भी थोड़ा ध्यान रखना क्रोकोडाइल के रिगार्डिंग। thereafter global learning and observation of to benefit environment। ग्लोब, अब ग्लोब पूरा वर्ल्ड वाला ग्लोबल आ गया ना, तो ग्लोब का काम क्या है? ग्लोब का काम है ब्रिंग स्टूडेंट टीचर एंड साइंटिस्ट टुगेदर टू स्टडी द ग्लोबल एनवायरनमेंट। सेम सेम सब ऑलमोस्ट आप देखो सबके अंदर सेम चीज आ रही है। एजुकेशन अवेयरनेस सबके अंदर सेम कहानी आ रही है। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसका मतलब एजुकेशन और अवेयरनेस अगर किसी ऑप्शन मिलेगी तो आपके पास उसको गलत करने के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए कि यार ये क्यों गलत कर रहा हूं मैं। एजुकेशन अवेयरनेस आप इन सबके अंदर टिक 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 करते हुए चलोगे ऑप्शन अगर दिखता है तो। Ministry of Environment, Forest, Climate Change and US government signed an agreement on 25th day of August 2000 to implement the global program in India। तो ये जरूर हमारे काम आ सकता है कि इंडिया के अंदर कौन और किसके साथ हमने साइन किया कि जो ग्लोबल प्रोग्राम है ये हम इंडिया में भी लॉन्च करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और यूएस गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इंडियाज इन्वायरमेंटल सोसाइटी इज एन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोब को इंडिया में इंप्लीमेंट कौन करता है। चलो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज तो साइन कर दिया, बट क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ही कर रहा है या इसके लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, कोई और सोसाइटी? तो वो है इंडियाज एनवायरमेंटल सोसाइटी।
नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ क्राइम, अगेन क्राइम के रिगार्डिंग आ गया, क्राइम कंट्रोल। तो जो भी वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग क्राइम्स होते हैं, जैसे कई बार हाथियों को मार के उनके हाथियों के दांत निकाल के बेच दिया जाता है, ठीक है, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है। तो इस तरह के जो भी क्राइम है उनको रोकने के लिए बनाए गए जो बॉर्डर, चाहे चाहे हमारी कंट्री के अंदर हो चाहे इंटर बॉर्डर हो, तो दूसरे कंट्री के साथ में हो, तो वहां भी इसकी अथॉरिटी एज इट इज है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी तो किसी एक्ट के अंदर बनाई गई होगी, बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाए गए। सारे एक्ट हम अलग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद मैं तीन थोड़ा सीक्वेंस बताता हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन, इसके बाद पढ़ेंगे इंडियन एक्ट जो भी इससे जुड़े हैं, फिर पढ़ेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और जब वो खत्म हो जाएगा तब हम वापस आएंगे स्टार्टिंग पे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड सो ऑन। और हाँ, किसी को जल्दी है बहुत जल्दी खत्म करने की, तो भैया शंकर आइस पकड़ो, खत्म कर डालो। ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है, इस एक्ट के थ्रू बनाया गया, 2007 के अंदर स्टेबलाइज किया गया था। क्या करता है, इट कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अदर इन्फोर्समेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं उनको मतलब रोकने के लिए, उसी को कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई स्पेशल अलग से कुछ काम नहीं करता। बट हाँ, इसके बाद अथॉरिटी कंपेरेटिवली ज्यादा है, ट्रेन फोर्सेस होती हैं, ट्रेन लोग होते हैं जो इन सब क्राइम के रिगार्डिंग जो जिनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये एक अलग चीज होती है इनके पास। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। 5 रीजनल ऑफिस है दिल्ली के अलावा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर, यहाँ तो खैर हेडक्वार्टर ही है। तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर। चलिए नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। तो एनजीटी को स्टेबलाइज किया था एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर। अब क्योंकि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर बनाया गया तो इसको उसी में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं लिखा भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, बट ये पढ़ेंगे हम एक्ट के अंदर, यहाँ नहीं। यहाँ टाइम खराब नहीं करें, ज्यादा एक्ट है नहीं, थोड़े बहुत छोटे से एक्ट है, आपको दिखा भी देता हूँ। ये अगली क्लास हम लोग कवर करने वाले हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। टोटल कितने हैं, फर्स्ट है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट 1974, काफी बड़े होंगे, सब बड़े बड़े होंगे, मैंने उसके अंदर जितनी पॉसिबल सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर दी है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था 1977 के अंदर, फिर एयर के बारे में एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981, देयर आफ्टर 3 हो गए। चौथा हमको पढ़ना पड़ेगा द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। पांचवा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके बारे में भी बात कर रहा था मैं। छठा आएगा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सेवंथ आएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेशनल फॉरेस्ट सर्वे पॉलिसी जो है, उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट। इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस लिख दिया मैंने क्योंकि बुक के अंदर था इसलिए। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर कौन आएगा, द स्की शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, एनजीटी। द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बिल 2015, ठीक है, उसके जिसके अंदर कैंपा बनाया गया था, कैंपा के बारे में पढ़ चुके हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री है, वगैरह वगैरह, इतने ये पॉइंट है। तो ये इतने सारे एक्ट हम ऑलरेडी हमको पढ़ने हैं, ठीक है, और उसमें इसलिए पढ़ने क्योंकि ये सारी चीजें करंट अफेयर, आप पढ़ो मत पढ़ो, आपको कुछ ऑप्शन आपके पास है नहीं, ये करंट अफेयर में देखने को मिल जाएगा आपको, फिर क्या करोगे, फिर करंट अफेयर में फिर पढ़ोगे। बट अगर हम ये सेक्शन अभी कवर कर लेंगे तो करंट अफेयर वाला काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम करंट अफेयर पढ़ने बैठेंगे तो 90% चीजें तो स्टैटिक होती है, जो पहले हर हर चीज उठा के देख लो, चाहे पॉलिटी उठा के देख लो, चाहे आप इन्वायरमेंट, सिर्फ 10% ऐसा जो डायनेमिक आता है, जो नोट्स बनाओगे आप करंट अफेयर के, जैसे हम बना भी रहे, तो उसमें सिर्फ हम डायनेमिक चीजें इंक्लूड करेंगे, ना कि अब जैसे आप कभी शॉर्ट नोट बनाने बैठो तो उसमें प्लीज ये सारी ना स्टैटिक चीजें मत लिख दे करो कि ये फला एक्ट, ये वो सब पहले से पता हमको पॉलिटी के अंदर। चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं, चैप्टर हो गए क्लोज। इसको एनजीटी को एनजीटी के अंदर पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, ऑफ द वेरियस वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन स्कीम, 1991 का, मतलब काफी पुराना है, तो इसको इतना ज्यादा फोकस करने देते, बट फिर भी इस समय इतने सारे प्रोजेक्ट पूछा था कौन सा प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है, तो उस समय तक प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है, बट अभी नहीं ध्यान है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये 2003 का क्वेश्चन है, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी whose permission is required for cultivation of any genetically modified crop bt coupon is under। आप जानते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी किसके अंडर है, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, बताइए क्या होगा। अप्रूवल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो तुमने नोटिस करा होगा ये क्वेश्चन कब आया था, 2003। अप्रेजल कब किया गया, 2010 में अमेंडमेंट के बाद, ध्यान रखना, इसलिए अप्रूवल ही लिखा हुआ है। अप्रेजल किया था 2010 में अमेंडमेंट करके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया। एंड ये बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटरन डे है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे है, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, 5 जून को ये काफी इंपॉर्टेंट है,
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर वाला। 28 अक्टूबर को ग्रीन कंज्यूमर डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे, वाइल्ड लाइफ वीक, ये 1 to 7 अक्टूबर, एंड एनिमल वेलफेयर। तो ये कुछ डे है, ये याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन हमको बहुत सारे स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे नेशनल एक्ट के बारे में, सारे एक्ट पढ़ लेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई भी थे। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बाद इंटरनेशनल एक्ट भी है, जैसे इंडियन एक्ट है वैसे इंटरनेशनल कुछ लेजिस्लेशन भी है, ठीक है, पॉलिसी, वो भी पढ़ेंगे। तो 4 चैप्टर, हमारे 3 चैप्टर और है। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट का जो है स्टैटिक पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे।